हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, सीआरपीसी की मैं आज नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें आपको एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके हर एग्ज़ाम में काम देगा। चाहे वो एग्ज़ाम आप यूपी जुडिशरी का दे रहे हो, बिहार जुडिशरी दे रहे हो, राजस्थान जुडिशरी दे रहे हो, या आप यूके जुडिशरी दे रहे हो, उत्तराखंड जुडिशरी, या हरियाणा एडीए दे रहे हो, या किसी भी स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो वहाँ आपसे सीआरपीसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ ये जो मैं सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ वो आपको काम देगी। ये सीरीज़ कई पार्ट्स में होंगे, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके सीरीज़ रहेगी। आज जो रहेगा पार्ट फर्स्ट रहेगा, और इसके साथ ही साथ आप मुझे इसका फीडबैक भी दीजिएगा कि आज की सीरीज़ कैसी रही। जो मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ये सीरीज़ है इसको मैं सॉल्व करा लूँगा, उसके बाद आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि क्या मुझे सीरीज़ आगे स्टार्ट करनी चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें मुझे आप एक्सप्लेन करिएगा। इसमें जो एमसीक्यू होगा उसको सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा कि जो एमसीक्यू है सिर्फ हम लोग उस ऑप्शन पे ही जोर नहीं देंगे, बल्कि जो 4 ऑप्शन है उसको भी देखा जाएगा। मतलब जो एमसीक्यू है इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में हम लोग सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश को निष्पादित करने से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि कहाँ से पूछा जा रहा है, और 4 ऑप्शन जो होंगे उन पर भी ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन है 368, 366, 371, 369। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 366 होगा। ठीक है, 366 इसका सही जवाब है। लेकिन जवाब पर आने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप समझिए बारीकियों को। जब हम सेक्शन 28 पढ़ते हैं तो 28 का सब क्लॉज 2 में यह बताया गया है कि सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश कोई भी दंड दे सकता है। ध्यान रहे, कोई भी दंड दे सकता है, लेकिन जब मृत्यु दंडादेश की बात होगी तो वह हाई कोर्ट से पुष्ट कराएगा। क्लियर है? देखिए, मृत्युदंड के अलावा कोई भी दंड दे सकता है, वहाँ किसी से पूछने की आवश्यकता सेशन न्यायाधीश को नहीं होती। लेकिन जब मृत्युदंडादेश की बारी आती है देने की, तो उन्हें हाई कोर्ट से पुष्ट कराने की आवश्यकता होती है। तो पुष्ट कराने के लिए कहाँ भेजा जाता है? सेक्शन 366 में इसे भेजा जाता है। ठीक है, कहाँ पर? सेक्शन 366 में भेजा जाता है। ये तो हुई बात 366 की। अब आप यह भी समझिए कि 368 जो यह बात कर रहा है, जब पुष्ट के लिए भेज दिया जाता है तो वहाँ हाई कोर्ट निम्नलिखित चीज़ें कर सकता है। क्या कर सकता है? देखिए, जब तक वो हाई कोर्ट के द्वारा पुष्ट नहीं होगा तब तक सेशन न्यायालय मृत्युदंडादेश नहीं दे सकता है। लेकिन जब 368 के अंतर्गत जब यहाँ पर भेजा जा रहा है, हाई कोर्ट को भेजा जा रहा है, तो वहाँ पर क्या कर सकता है हाई कोर्ट? हाई कोर्ट निम्नलिखित चीज़ें कर सकता है। क्या करेगा? दंडादेश को पुष्ट कर सकता है, दंडादेश को रद्द कर सकता है, दंडादेश पारित कर सकता है, कोई अन्य दंडादेश पारित कर सकता है, नए विचारण का आदेश दे सकता है, अभियुक्त व्यक्ति को दोषमुक्त कर सकता है। ठीक है, परंतु ध्यान रहे, पुष्टि का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके विरुद्ध अपील की अवधि समाप्त न हो गई हो, और यदि अपील की गई हो तो उसका निपटारा न कर दिया गया हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये बातें कहाँ कही गई? ये बातें सेक्शन 368 में बताई गई हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 369 क्या बात करता है? ये जो ऑप्शन है आपका 369, ये बात ये कह रहा है कि मृत्यु दंडादेश की पुष्टि किए जाने में हाई कोर्ट के कम से कम 2 न्यायाधीशों के हस्ताक्षर किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। देखिए, 366 में क्या है कि पुष्टि करने के लिए भेजा जाता है। 368 में हाई कोर्ट क्या क्या कर सकता है यह बताया जा रहा है। 369 में कहा जा रहा है जब पुष्ट करना होगा तो हाई कोर्ट के कम से कम 2 न्यायाधीशों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 371 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं बताया मैंने। तो 368, 366, 369 आपने 3 सेक्शन को यहाँ पर जाना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जब सत्र न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता के अधीन किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्यवाही के अभिलेख को परीक्षण करने हेतु मंगाता है तो उसे क्या कहते हैं? निर्देश, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पुनरीक्षण, ठीक है। क्या कहा जाता है? पुनरीक्षण कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब इसके साथ साथ आपको यह भी जानना चाहिए कि पुनरीक्षण का प्रावधान किया कहाँ गया है। तो पुनरीक्षण का प्रावधान सेक्शन 397 से लेकर 405 तक किया गया है, जबकि निर्देश का प्रावधान कहाँ किया गया, जिसे हम रेफरेंस कहते हैं, इसका प्रावधान कहाँ किया गया? सेक्शन 395 एंड 396 में किया गया है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि निर्देश जो है वो केवल उच्च न्यायालय में ही किया जा सकता है, जिसे हम रेफरेंस कहते हैं, इसी को निर्देश कहा जाता है, ठीक है। इसी को या संदर्भ भी कहा जाता है। तो ये कहाँ किया जाता है? हाई कोर्ट में किया जाता है, जबकि पुनरीक्षण जो है हाई कोर्ट तथा सेशन न्यायालय दोनों के समक्ष किया जाता है, ये ध्यान रहे आपको। अब बात उठती है ये पुनर्विलोकन की। तो ये याद रखना चाहिए आपको कि सीआरपीसी में पुनर्विलोकन का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रावधान सीआरपीसी में नहीं किया गया है। अब आप देखिए एक चीज़ और समझिए अब आप कि इसी चीज़ को हम सीपीसी में भी पढ़ते हैं। सीपीसी में कहाँ प्रावधान किया गया है? जो रेफरेंस हम पढ़ रहे हैं वो सेक्शन 113 में किया गया है, ऑर्डर 46 के साथ पढ़ा जाता है हम लोग, ठीक है। ये कहाँ किया जाता है? ये भी हाई कोर्ट के समक्ष किया जाता है। मतलब सीआरपीसी में भी रेफरेंस किया जाएगा तो हाई कोर्ट के समक्ष किया जाएगा, सीपीसी में भी रेफरेंस किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा? हाई कोर्ट के समक्ष किया जाएगा। पुनर्विलोकन का प्रावधान कहाँ किया गया है? सीपीसी में किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, प्री का क्वेश्चन हमेशा बनता है यहाँ से कि पुनर्विलोकन सीआरपीसी में नहीं है बल्कि कहाँ है? सीपीसी में है। कहाँ पर? सेक्शन 114 में बताया गया है, ऑर्डर 47 के साथ इसको पढ़ा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पुनरीक्षण। पुनरीक्षण जो है ये सेक्शन 115 में बताया गया है। पुनरीक्षण कहाँ किया जाता है? हाई कोर्ट में किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि किसी मामले का विचारण समाप्त करने के पश्चात निम्न में से कौन सा आदेश पारित किया जा सकता है? तो देखिए, विचारण जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद क्या किया जाएगा? केवल दोष मुक्ति का आदेश, केवल दोष सिद्धि का आदेश, उन्मोचन का आदेश, या तो दोष मुक्ति या तो दोष सिद्धि का आदेश। तो क्या किया जा सकता है? तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, या तो दोष मुक्ति या तो दोष सिद्धि का आदेश पारित किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, ट्रायल जब समाप्त हुआ तो ट्रायल समाप्त होने के बाद क्या रास्ते हैं? 2 ही रास्ते रह जाते हैं, या तो अभियुक्त को क्या कर दिया जाए? दोष मुक्त कर दिया जाए, या तो क्या कर दिया जाए? दोष सिद्ध कर दिया जाए, ठीक है। अब देखिए, ये जो दोष मुक्ति है या दोष सिद्धि है, ये कहाँ कहाँ हम पढ़ते हैं सीआरपीसी में? जब हम ट्रायल पढ़ते हैं, ट्रायल आपको पता है 4 प्रकार के ट्रायल होते हैं, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल, ठीक है, संक्षिप्त विचारण जिसको हम कहते हैं। 4 प्रकार के ट्रायल हैं। इन चारों ट्रायल में हम दोष मुक्ति या दोष सिद्धि कहाँ कहाँ पढ़ते हैं एक साथ? तो सेक्शन 235 में, 248 में, 255 में, यहाँ हम दोष मुक्ति या दोष सिद्धि को पढ़ते हैं, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम सूचना इत्तला रिपोर्ट, जिसे FIR कहा जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है, संज्ञेय अथवा असंज्ञेय अपराध से संबंधित होती है, मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी को दी जाती है, प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध से संबंधित होती है, जिला मजिस्ट्रेट को दी जा सकती है। तो क्या होगा सही ऑप्शन इसका? इसका सही ऑप्शन आपका सी होगा, प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध से संबंधित होती है। ये आप सभी को पता है कि FIR किससे संबंधित होती है?
यह संज्ञेय अपराध से संबंधित होती है। एफआईआर है कहाँ? सेक्शन 154 में एफआईआर का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीसी की किस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को जिसे अपनी गिरफ्तारी की आशंका है अग्रिम जमानत मंजूर की जा सकती है? तो सेक्शन 438 के अधीन, 439 के अधीन, 436 के अधीन, 437 के अधीन। तो किस सेक्शन के अधीन होगा? तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, 438 के अधीन। अग्रिम जमानत का प्रावधान कहाँ है? 438 में बताया गया है। अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कहाँ करना होता है? तो यह आवेदन हाईकोर्ट या सेशन न्यायालय में करना होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अग्रिम जमानत का मतलब है कि जैसे ही गिरफ्तार होने जा रहा है आदमी, वो जमानत दे के छूट सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नांकित में से कौन से संयोजन सुमेलित हैं? मजिस्ट्रेट या न्यायालय करता है अन्वेषण। ठीक है, तो ये क्या मजिस्ट्रेट या न्यायालय करता है अन्वेषण? नहीं, अन्वेषण कौन करता है? पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका जो फर्स्ट है ये गलत हो गया। दूसरा, इसका उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना है। किसका उद्देश्य? जांच का? नो, यहाँ पे अन्वेषण होगा। अन्वेषण का उद्देश्य होता है साक्ष्य एकत्र करना होता है, ये ध्यान रखें। तो इस तरह हमारा फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही आपके गलत हो गए। देखिए फर्स्ट में क्या है? मजिस्ट्रेट या न्यायालय क्या करता है? जांच करता है, न कि अन्वेषण करता है। इसका उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना होता है। किसका? अन्वेषण का होता है, न कि जांच का होता है, ये ध्यान रखें। तीसरा इसमें आता है, यह साधारणतः आपराधिक मामले का दूसरा चरण है, जांच। ठीक है, सही एकदम। फर्स्ट चरण क्या होता है? वो अन्वेषण होता है। और लास्ट है, यह न्यायिक कार्रवाई नहीं है, अन्वेषण। बिल्कुल सही। अन्वेषण जो है न्यायिक कार्रवाई नहीं होती है। न्यायिक कार्रवाई क्या होती है? जांच और विचारण को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 131 जो हमारा है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे कहा गया दंड विधि का उद्देश्य अपराधों को रोकना है। ठीक है, बिल्कुल सही। कारण है, कुछ परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जो ये दिया गया है, कुछ परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ये हम कहाँ पढ़ते हैं सीआरपीसी में? तो सेक्शन 43 में पढ़ते हैं हम। एक प्राइवेट व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष से अधिक के कारावास में दंडनीय अपराध का संबंध है। किससे है? समन मामले से, वारंट मामले से, दोनों से, दोनों में से किसी से नहीं। तो किससे होगा ये आपका होगा वारंट मामलों से। ठीक है, क्योंकि समन मामले में क्या है? 2 वर्ष से नीचे के मामले होते हैं, जबकि वारंट मामले में क्या है? मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के मामले होते हैं। अब समन मामले को कहाँ परिभाषित किया गया है? सेक्शन 2 के W में, जबकि वारंट मामले को सेक्शन 2 के X में डिफाइन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीसी की किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? धारा 42, 40, 51, 41। तो किस में गिरफ्तार कर सकता है? 41 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। क्यों गिरफ्तार कर सकता है? क्योंकि वो मामला जो होता है वो संज्ञेय अपराध का मामला होता है, इसलिए गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, अब इसमें जो बचे हुए सेक्शन हैं इसको भी जानते हैं। सेक्शन 42 जो हमारा है, 42 ये कहता है नाम और निवास स्थान बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी का प्रावधान करता है। वहीं जो 40 है वो ग्राम से संबंधित चीज़ों को बताता है। और सेक्शन 51 जो है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी के संबंध में बताता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपका यहाँ पे बताया जाता है। तो इसी तरह आप जो MCQ होगा ये आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, फिर जो बचे हुए 3 ऑप्शन हैं उसको भी आप पता करिए कि ये कहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा के अधीन एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी वारंट की तामील नहीं हो रही है फरार घोषित किया जा सकता है। तो क्या ऑप्शन इसमें क्या सही होगा?
ऑप्शन इसका बी सही होगा। क्या क्या है? सेक्शन 81, 82, 83, 84। ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन इसका बी सही है, 82 होगा। 82 में ही फरार अपराधी या उद्घोषित अपराधी को बताया गया है। वहीं 83 में क्या बताया गया है? कुर्की के संबंध बताया गया, जो फरार व्यक्ति है उसके संपत्ति के कुर्की का प्रावधान किया गया है 83 में। 84 में क्या बताया गया है? कि कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियों के विषय में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीसी की किस धारा के अधीन एक अभियुक्त व्यक्ति स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है? तो किसमें है? सेक्शन 315, 300, 313, 317। तो किसमें है? ऑप्शन ए में है, 315 में। ठीक है, 315 में। 300 क्या है? एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये 300 में बताया गया। 313 क्या बात करता है? अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति बताई गई है। वहीं 317 क्या बात करता है? अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने का उपबंध बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सीआरपीसी की धारा 164 के अधीन संस्वीकृति कथन अभिलिखित करने हेतु अधिकृत है? मतलब 164 के अधीन कौन कथन को अभिलिखित कर सकता है, संस्वीकृति कथन को अभिलिखित कर सकता है? एक पुलिस अधिकारी, एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, न तो न्यायिक मजिस्ट्रेट और न कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो कौन होगा इसमें? ऑप्शन इसमें सी सही होगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो इसमें देखिए दो लोग होते हैं, एक महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट उस कन्फेशन या कथन को अभिलिखित करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कब तक, ये भी ध्यान रहे कि अन्वेषण के दौरान करना होता है या जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व अभिलिखित करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, सीआरपीसी की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है किसके द्वारा? सत्र न्यायालय द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय दोनों के द्वारा। तो किसके द्वारा होगा? ऑप्शन आपका सी सही होगा, हाई कोर्ट के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। और यही बात जो इनहेरेंट पावर की बात की गई, ये तो सीआरपीसी में है 482 में, जबकि सीपीसी में कहाँ बताया गया है? तो सीपीसी में 151 में बताया गया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सीआरपीसी में हाई कोर्ट बताया गया है, न्यायालय के विषय में बताया गया है कि कौन सा न्यायालय अपने इनहेरेंट पावर का यूज़ करेगा, लेकिन सीपीसी में ऐसा नहीं बताया गया है, सिर्फ न्यायालय शब्द का यूज़ हुआ है, ये ध्यान रखिएगा आप। वहाँ ये नहीं बताया गया कि हाई कोर्ट करेगा या सुप्रीम कोर्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। सिर्फ सीआरपीसी में बताया गया है कि हाई कोर्ट करेगा, वहाँ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्वेषण का उद्देश्य है क्या है? इसके विषय में देखिए पहले भी हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन आ चुका था। अभियुक्त को गिरफ्तार करना, अभियुक्त को दंड देना, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन है? ऑप्शन इसका सी सही होगा, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध शमनीय नहीं है? तो आईपीसी की धारा 334, 342, 307, 506। तो कौन सा शमनीय नहीं है? तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, 307, ये शमनीय नहीं है। तो सीआरपीसी में जो शमनीय का प्रावधान है वो कहाँ बताया गया? तो सेक्शन 320 में बताया गया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अचल संपत्ति के कब्जा संबंधी विवाद का निर्णय निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जाएगा? न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट में से किसी के द्वारा। लास्ट है, न तो न्यायिक और न ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो किसके द्वारा होगा यहाँ पर? ऑप्शन इसका बी सही होगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा। यह बात सेक्शन 145 में बताई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 304 किससे संबंधित है? एक ही अपराध के लिए किसी अभियुक्त को 2 बार अभियोजित करने से संरक्षण, राज्य के खर्च पर अभियुक्त को विधिक सहायता प्रदान करना, अभियोजन को वापस लेना, सदाचरण की परिवीक्षा पर निर्मुक्ति।
तो ऑप्शन इसका बी सही है, राज्य के खर्च पर अभियुक्त को विधिक सहायता प्रदान करना। ये बात कहाँ कही गई? सेक्शन 304 में बात कही गई। अब जो बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। एक ही अपराध के लिए किसी अभियुक्त को 2 बार अभियोजित करने संरक्षण, ये कहाँ है? सेक्शन 300 में बताया गया। अभियोजन को वापस लेना, ये बात कहाँ है? सेक्शन 321 में बताया गया। वहीं सदाचरण की परिवीक्षा पर निर्मुक्ति का प्रावधान कहाँ है? सेक्शन 360 में बताया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीसी के अधीन संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया किन धाराओं में दी गई है? किस में दी गई है? सेक्शन 251 से 259, 238 से 250, 260 से 265, 255 से 265 तक। तो किस में दी गई है ये? या आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 260 से 265 समरी ट्रायल का प्रावधान किया गया। मैंने पहले भी बताया कि आपको 4 ट्रायल पढ़ने होते हैं, 4 में से ये लास्ट वाला ट्रायल है समरी ट्रायल, जो कि 260 से 265 तक प्रावधान करता है। 251 से 259 जो दिया गया ये किससे है? ये समन विचारण से है, जबकि 238 से 250 तक क्या है? वारंट विचारण से है। और जब सेशन हम ट्रायल पढ़ते हैं तो वो कहाँ से है? 225 से लेकर 237 तक प्रावधान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीआरपीसी की धारा 133 के अधीन लोक उपताप हटाने के लिए सशर्त आदेश पारित किया जा सकता है। किसके द्वारा? केवल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, केवल उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा, केवल कार्यपालिका मजिस्ट्रेट द्वारा, उपरोक्त में से किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो किसके द्वारा होगा? ऑप्शन इसका सही होगा डी, उपरोक्त में से किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा। मतलब डीएम, एसडीएम या कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा जो आपका लोक उपताप है उनके लिए सशर्त आदेश पारित किया जा सकता है। ये सेक्शन 133 में बताया गया। यही लोग जो डीएम, एसडीएम, कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, यही लोग सेक्शन 144 में भी होते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो? मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, मोहम्मद उमर खान बनाम गुलशन बेगम, सुआनो उर्फ सारबानो बनाम AM अब्दुल, सिराज मोहम्मद खान वर्सेस हाफिजुन्निसा यासीन खान। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही है, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीसी की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति की जिसकी एक बार दोष सिद्ध अथवा दोष मुक्ति हो चुकी है उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं किया जा सकता है? देखिए इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग ने पहले भी पढ़ रखा है। चलिए देख लेते हैं। सेक्शन 304, 300, 321, 302। तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन इसका बी सही होगा, सेक्शन 300। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। देखिए और सब के बारे में हमने पढ़ रखा है। 304 क्या, ये भी पढ़ लिया। 321 क्या, ये भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है? 2 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास, 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास, 6 महीने से अनधिक अवधि के लिए कारावास, केवल 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माना। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? इसका ऑप्शन बी सही होगा, 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 5,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ये बात कहाँ बताई गई? सेक्शन 29 में बताई गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 321 के अंतर्गत कौन किसी मामले के अभियोजन को वापस ले सकता है? कौन ले सकता है? राज्य सरकार। नेक्स्ट है किसी मामले के भार साधक लोक अभियोजक न्यायालय की सम्मति से, किसी मामले का भार साधक लोक अभियोजक न्यायालय की सम्मति के बिना भी, उपरोक्त सभी प्रकार से। तो कैसे लेगा? ये ऑप्शन इसका बी सही होगा, किसी मामले की भार साधक लोक अभियोजक न्यायालय की कंसेंट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गलत उत्तर बताइए। सीआरपीसी के अधीन जांच न्यायालय के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो हमने पहले भी बताया आपको। ठीक है, ये बात क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, जिसमें हमने बताया था आपको जांच न्यायालय के द्वारा की जाती है। ठीक है, जांच
आरोप विरचित करने के बाद की जाती है, ना गलत है। जांच आरोप विरचित करने के पूर्व की जाती है, सही है। जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, सही है। तो गलत क्या है? ऑप्शन इसका बी गलत है, जांच आरोप विरचित करने के बाद की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन सा दंडादेश पारित कर सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 7 वर्ष से अनधिक कारावास का दंडादेश, आजन्म कारावास का दंडादेश, मृत्यु दंडादेश, 7 वर्ष से अधिक कारावास का दंडादेश। तो क्या पारित कर सकता है वो? ऑप्शन इसका ए सही होगा, 7 वर्ष से अनधिक कारावास का दंडादेश। ठीक है, ये बात कहाँ कही गई? ये बात आपको मिलेगा सेक्शन 29 में मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीआरपीसी 1973 कब से प्रवृत्त हुई? 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1974, 1 जनवरी 1974, 1 मार्च 1974। ऑप्शन इसका सही होगा बी, 1 अप्रैल 1974 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीआरपीसी की किस धारा के अधीन साक्षी की भावभंगिमा को अभिलिखित करने का उपबंध है? तो किसमें है? सेक्शन 280, 279, 278, 281। तो किस में बताया गया? 280 में बताया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लोक सेवकों के अभियोजन से संबंधित उपबंध है, कहाँ बताया गया? सीआरपीसी की धारा 196, 197, 198, 198 ए। तो ऑप्शन इसका सही होगा 197, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, अब देखिए 198 में क्या है कि विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन के संबंध में प्रावधान किया गया है। वहीं जो आपका नेक्स्ट है 198 ए, आईपीसी के सेक्शन 198 ए के अधीन अपराधों का अभियोजन की बात की गई है। ठीक है, तो ये आपका टोटल एमसीक्यू रहा सीआरपीसी का, ये पार्ट फर्स्ट है। ऐसा ही अब पार्ट सेकंड आता रहेगा, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ ऐसा रहेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। ठीक है, तो तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा आगे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।